मालवा, मालवा में अगर हम बात करें आपका परमार हो जाएगा, होलकर हो जाएगा आधुनिक भारत के अंदर, सिंधिया, लेकिन सिंधिया का क्षेत्र जो है ग्वालियर से लगा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगर अन्य मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो तोमर राजवंश, बुंदेलखंड, चंदेल वाले क्षेत्र में चंदेल राजवंश, बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेला राजवंश, बघेल राजा, ऐसे अलग अलग राजा जो है वो आपको मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखने के लिए मिलते हैं। अब गुप्त राजवंश के समय में ही या इस समय के पहले मध्य प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट राजवंश थे ना, आज हम उनको कवर करेंगे। कुछ इसके बाद आने वाले राजवंश भी होंगे, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो मालवा का परमार वंश, मालवा के परमार वंश की यदि हम बात करें तो इस वंश की स्थापना उपेंद्र राज के द्वारा की गई। तो इस वंश की स्थापना कौन करता है? उपेंद्र राज। इसी उपेंद्र राज को कृष्णराज कहा गया और इसी कृष्णराज को हमने सियक भी कहा। तो इसे हम कितने नाम लेते हैं? 3 नाम, उपेंद्र राज, कृष्णराज, सियक। एक लाइन में आप रखोगे कृष्णराज, उपेंद्र राज, सियक जो है इसने परमार वंश की स्थापना की मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। इस वंश ने अपनी राजधानी धार को बनाया। इस वंश की राजधानी कौन सी थी? धार। ठीक, आगे चलकर इस वंश के किसी एक शासक ने इस राजधानी को परिवर्तित किया। ठीक, आगे बढ़े। सबसे पहले इसके प्रताप के शासक कौन कौन से रहे हैं? तो पहले है कृष्णराज, जिन्हें उपेंद्र राज या फिर सियक कहा जाता है। फिर आते हैं वाकपति मुंज। वाकपति मुंज वह शासक है जिसने धार में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया। और तीसरा है बैरी सिंह तुर्की। ये बैरी सिंह तुर्की वो व्यक्ति है जो कि राजधानी को धार बनाता है। ठीक है, तो परमार वंश की राजधानी का परिवर्तन जिस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा वो व्यक्ति रहेगा बैरी सिंह तुर्की। ठीक है, और मुंज सागर झील कहाँ बनी है? मुंज सागर झील जो है धार पर स्थित है। अच्छा, एक और सवाल आता है कि परमाणु की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि राजा भोज के समय में, ये राजा भोज है ना, तो राजा भोज के समय राजधानी धार थी। ठीक, और इसके पहले भी एक क्षेत्र था राजधानी, तो वो कौन सा क्षेत्र था? वो था उज्जैनी। तो उज्जैनी वाले क्षेत्र से राजधानी का परिवर्तन धार में कौन करता है? बैरी सिंह तुर्की करता है। फिर आते हैं राजा भोज। ठीक है, राजा भोज इस वंश के सबसे ज्यादा प्रतापी शासक थे। तो इस वंश में सबसे ज्यादा प्रतापी शासक कौन है? वो है राजा भोज। आया यहाँ तक में क्लियर? आगे बढ़े। इस वंश का अंतिम शासक महलम देव होता है। ये जो आपको फोटो दिखाई पड़ रही है राजा भोज की है। अब राजा भोज ने ना यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी चीजों का निर्माण करवाया, क्योंकि राजा भोज उस समय के सबसे शक्तिशाली राजवंश के शासक रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि राजा भोज की जो कहानी हम सुनते हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ होती है, वो इसी राजा भोज की होती है। राजा भोज की वैसे तो राजधानी धार थी, परंतु इन्होंने भोपाल का भी पालन और पोषण किया। तो इस कारण से भोपाल को भोजपाल के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे भोजपाल शब्द अवधेश के बदलते बदलते में भोपाल हो गया। ठीक, तो भोपाल की स्थापना प्रारंभिक दिनों में राजा भोज के द्वारा की गई।
का निर्माण करवाया। तो झीलों, तालाब और बांधों का निर्माण जो है राजा भोज के द्वारा इस क्षेत्र में करवाया गया। और इसी में से भोपाल की सबसे बड़ी झील जिसे हम आज बड़ा तालाब के नाम से जानते हैं, तो बड़ा तालाब जो है वो राजा भोज के द्वारा ही बनाया गया था। इस कारण से इसे हम भोज ताल भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर बात आती है बांध। तो भोपाल के पास में रायसेन है। अच्छा बेटा, रायसेन को आज बनाना है ना, भोपाल, रायसेन, विदिशा, मुख्यचले तो आज डिवाइड किया मैंने। पहले तो ये पूरा एक ही क्षेत्र था। ठीक, तो राजा भोज ने रायसेन के पास में एक बांध का निर्माण किया। इसे साइक्लोपियन बांध कहा जाता है। ठीक है, तो साइक्लोपियन बांध जो है राजा भोज के द्वारा रायसेन के क्षेत्र में बनवाया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर। अब यहीं पे एक और बात याद रखनी है कि राजा भोज ने भोपाल में और क्या बनवाया। तो यहीं पे साइक्लोपियन बांध के पास में राजा भोज ने भोजपुर नाम की जगह पर, कहाँ पर, भोजपुर नाम की जगह पर एक मंदिर बनवाया। जिसे हम भोजपुर के शिव मंदिर के नाम से जानते हैं। यह भी वर्तमान रायसेन के अंतर्गत आता है। भोजपुर का शिव मंदिर उत्तर भारत के, पूरे उत्तर भारत की बात हो रही है, ठीक है, उत्तर भारत का सबसे बड़े शिवलिंग वाला मंदिर। मतलब यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है ना बेटा, यह शिवलिंग उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग है। कोई दिक्कत समझने? ठीक है, इसे हम उत्तर का सोमनाथ भी कहते हैं। इसे उत्तर का सोमनाथ भी कहा जाता है। अब यहीं पे ना एक और चीज याद रखनी है कि राजा भोज के द्वारा ना बहुत सारी रचनाएं भी की गई, क्योंकि राजा भोज कवि थे। इन्होंने कविराज की उपाधि रखी थी। इन्होंने कविराज की उपाधि ले रखी थी। ठीक, अब यहीं पे देखो, इन्होंने धार में क्या बनवाया, धार में इन्होंने बनवाई एक भोजशाला। और ये भोजशाला क्या थी, संस्कृत अध्ययन का केंद्र। ये क्या है, ये संस्कृत अध्ययन का केंद्र नहीं है, भोजशाला। ये चाहते थे कि इतने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विद्वान लोग सम्मिलित हो। उस कारण से इन्होंने संस्कृत अध्ययन के लिए भोजशाला का निर्माण करवाया, जहाँ पे रहकर लोग संस्कृत का अध्ययन कर सके और इसके अलावा वो अच्छे से व्यवस्था से पढ़ाई कर सके, उनको किताबें उपलब्ध हो जाए, इसलिए भोजशाला का निर्माण करवाया जाता है। फिर आता है एक मंदिर जिसका नाम है वाघ देवी, वाघ देवी मंदिर। वाघ देवी मंदिर माता सरस्वती को समर्पित है, क्योंकि माता सरस्वती को वाघ देवी भी कहा जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि राजा भोज जो थे वह शिक्षा प्रिय शासक रहे हैं, कविराज थे, तो ये माता सरस्वती को काफी मानते थे। उन्होंने माता सरस्वती के लिए एक सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया जिला धार के अंतर्गत। इस मंदिर की मूर्ति को मेजर किफकेट, क्या नाम है, मेजर किफकेट, मेजर किफकेट अपने साथ लंदन के म्यूजियम में लेके चला गया। वर्तमान में यह मूर्ति जो है यह आपको मध्य प्रदेश के इस मंदिर में देखने नहीं मिलती है। यहाँ पर माता सरस्वती के मात्र एक फोटो की या पोस्टर की पूजा की जाती है। ठीक,
प्रारंभ हुए। ठीक है, तो इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, उत्तर के सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। जिला क्या है, रायसेन। फिर अगला है ये भोजताल। ठीक, भोजताल भोपाल के बिल्कुल बीचों बीच में है, मतलब भोपाल शहर के बिल्कुल बीचों बीच में। इस कारण से आम भाषा में लोग इसके भी बड़े तालाब के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यहाँ पे नौका विहार वगैरह चालू कर दिया गया है पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। फिर अगला है भोजशाला। देखो ये क्या है, क्या है ये भाई, भोजशाला। देखिए ये ऐसे ही लिखा जाएगा, रेस्टोरेंट कर दिया मैंने तो इसको, है ना। चलो, तो भोजशाला इन द सेंस यहाँ पे क्या है, राजा भोज की तरह बनाई गई एक विद्यालय या वेधशाला जिसमें लोग संस्कृत का अध्ययन करते थे। अगला है वाग्देवी मंदिर की माता सरस्वती। तो ये है माता सरस्वती की मूर्ति जो कि वर्तमान भारत में स्थापित नहीं है। फिर आपको सिर्फ इतना समझना है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में एक कल्चुरी वंश रहा जो कि सबसे पहले आपको 550 ईस्वी में और इसके बाद में 84 ईस्वी के आसपास में देखने को मिला। कुछ भी याद मत करो, तो कितना याद रखना, कल्चुरी वंश की स्थापना किसने की। तो यह वंश दो शाखाओं में बटा रहा, पहला रहे महेशमती की कल्चुरी और दूसरे रहे त्रिपुरी की कल्चुरी। ठीक है, महेशमती मतलब महेश्वर वाला क्षेत्र, मतलब मालवा वाला क्षेत्र, और त्रिपुरी मतलब जबलपुर का क्षेत्र। आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कल्चुरी राजवंश की दो शाखाएं रही, एक है महेश्वर की कल्चुरी या महेश्वरी की कल्चुरी और दूसरे में त्रिपुरी की कल्चुरी। ठीक है, कल्चुरी वंश की स्थापना कोप्पल के द्वारा की गई थी बस। और एक कोप्पल को याद रखो, एक युवराज देव प्रथम को, क्योंकि युवराज देव प्रथम को विशाल भंजिका में उज्जैनी भुजंग कहा गया है। ठीक है, और विशाल भंजिका किसकी किताब है, राजशेखर। ठीक है, तो राजशेखर की किताब में इसका नाम है विशाल भंजिका, इसमें युवराज देव प्रथम को उज्जैनी भुजंग मतलब उज्जैन में रहने वाला सर्प कहा गया है, जो कि अपने क्षेत्र की रक्षा करता है। राजा कर्ण को मध्य प्रदेश का, राजा कर्ण को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। फिर उसके बाद में विजय सिंह इस वंश का अंतिम शासक और सत्या के द्वारा जो कि चंदेल वंश का शासक था, इसकी हत्या कर दी गई और चंदेल वंश हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी समय में एक और राजवंश उदय होता है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, जिसका नाम है तोमर राजवंश। तोमर राजवंश की यदि हम बात करें तो इस तोमर राजवंश की स्थापना वीर सिंह देव के द्वारा की। वीर सिंह देव तोमर के द्वारा इस राजवंश की स्थापना की गई। यह राजवंश मध्य प्रदेश के ग्वालियर के क्षेत्र में स्थापित था। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये ग्वालियर का किला, और ये दिखाई पड़ रहा है जो ग्वालियर के जस्ट नीचे स्थित एक और महल है जिसका नाम है खिजड़ी। देखो, तो तोमर राजवंश का प्रमुख शासक है पहला वीर सिंह देव, जिसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। दूसरा है कल्याणमल। अच्छा, इनके बीच में बहुत सारे और शासक आए होंगे पर उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, इस वजह से हम उनकी याद करें। ठीक, कल्याणमल की अगर हम बात करें तो इसे भूप मुनि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कल्याणमल को भूप मुनि के नाम से जाना जाता था। इन्होंने सुमेर चित्र नाम की एक रचना लिखी थी। कल्याणमल जो है ना, ये इस वंश
जिनको हम क्या कह रहे हैं, मान सिंह तोमर। मान सिंह तोमर के जो थे वह पूर्वज थे या फिर उनके पिता थे। हो गया। तो सुमेर चित्र ग्रंथ, सुमेर चित्र ग्रंथ कल्याण दल के द्वारा लिखा गया। कल्याण दल को मुनि भी कहा गया। अब कल्याण दल के जो बेटे हैं उनका नाम है मानसिंह, मानसिंह तोमर। और मानसिंह तोमर जो है वो इस वंश के सबसे प्रतापी शासक रहे हैं। अपने पिता की तरह ये भी कवि या लेखक थे। तो इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम है मान कुतूहल, मान कुतूहल। तो इन्होंने मान कुतूहल का वर्णन किया या मान कुतूहल की रचना। कल्याण दल के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम है सुमेर चित्र। और कल्याण दल के बेटे जिनका नाम है मानसिंह तोमर, मानसिंह तोमर जो ग्रंथ लिखते हैं उसका नाम है मान कुतूहल। देखो ये है राजा मानसिंह तोमर, ठीक है। इनकी ये वाली मूर्ति ग्वालियर वाले क्षेत्र में आज भी स्थापित है। यह है ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले को हम जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह यूरोप की जिब्राल्टर जलसंधि, इसकी खूबसूरती की तुलना मध्य प्रदेश में ग्वालियर के किले से की जाती है। कि जैसे कि ये संधि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वैसे ही हमारा जो ग्वालियर का किला है यह भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो इस कारण से इसे हम जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ग्वालियर का किला जो है मैंने आपको बताया था, इसकी बाहरी दीवारों में भी रत्न लगे हुए थे, पर विदेशी आक्रमणकारी एवं आक्रमणकर्ताओं के चलते में यह महल बहुत बुरी तरीके से लूट दिया गया, जिस वजह से आज ये आपको शीर्ण दिखाई पड़ता है। इसकी हालत काफी अच्छी कर दी गई है, पर फिर भी यह हमारे भारत में उपस्थित सभी महलों में सबसे सुंदर महल माना जाता है। ठीक, इसे बाबर ने हिंद के महलों में या हिंद के दुर्गों में मोती के समान बताया है। ठीक है। अच्छा, अब आती है रानी मिन्नी की कहानी। राजा मान सिंह तोमर पहले के समय में क्या होता था, राजा महाराजा ना शिकार करने जाया करते थे, पता है ना? तो पहले के समय में जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, शिकार करने जाया करते थे। तो एक दिन राजा मान सिंह तोमर अपने क्षेत्र से मतलब ग्वालियर में, ग्वालियर से निकलकर कहीं आगे बढ़े और शिकार के लिए आगे बढ़े। तो ग्वालियर के पास में एक गांव है जिसका नाम है राई गांव। तो राई गांव में जब ये पहुंचे शिकार करने के लिए, तो शिकार करके थोड़ा थक गए थे और इनकी जो सेना थी वो भी थक गई। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, वैसे भी ज्यादा राजा लोग जाते नहीं थे शिकार करने के, 10-12 लोग जाते थे। तो उन्होंने बोले एक काम करते अपन आराम कर लेते, थोड़ी देर यहीं बैठ जाते। तो जंगल में, बीच जंगल में एक पेड़ के नीचे राजा मान सिंह तोमर बैठे हुए थे। अब इसी समय में क्या होता है, थोड़ा आराम करके उसके बाद देखते हैं कि एक कन्या सामने से चलकर आती है और दूसरी तरफ में एक व्याघ्र सामने से चलकर आता है। और वो कन्या बड़ी ही बहादुरी के साथ में उस व्याघ्र की हत्या कर देती है या उसकी मृत्यु कर देती है। ठीक है। जिसके चलते राजा मान सिंह तोमर इसकी वीरता से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और इसकी वीरता से प्रभावित होने के बाद में राजा मान सिंह तोमर इस लड़की को बोलते हैं कि क्या आप मुझसे विवाह करना चाहेंगी, और उस लड़की का नाम है मिन्नी। ठीक। अब राजा मान सिंह तोमर जो है इसको सीधे सीधे कर देते हैं प्रपोज। ठीक। अब नाम बोलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, भाई राजा है ना, आपके क्षेत्र में
बड़ा राजा है। तो ये भी कंपनी ये कहती है इसका अपना एटीट्यूड, तो कहती है देखो भाई तुम्हारी ऑलरेडी है 7 दिन का, ठीक, तो अपन लड़ेंगे सबसे छोटी, तो अपन को चाहिए मिले, है ना। तो इन्होंने क्या बोला, इनकी रही 3 शर्तें। पहली शर्त ये कि मेरे लिए अलग से महल की स्थापना करवाओ, ठीक, मतलब घर बनाओ। दूसरी शर्त ये कि मुझे राई गांव का, राई नदी का पानी ही चाहिए। दूसरे पानी पीने से मेरे को पिंपल हो जाती है, मैं नहीं पीऊंगी, ठीक है। तो मुझे चाहिए दिया वाला जिसको मैं हमेशा से पीते आई हूँ, मुझे क्या चाहिए, राई गांव का, राई नदी का पानी। तीसरी शर्त बोलती है कि देखो वैसे तो मैं बहुत वीर हूँ, मैं योद्धानी हूँ, है ना, क्षत्रिय हूँ, तो जब भी कभी युद्ध हो तो मुझे अपने साथ लेके जाओ। ये नहीं बोलना कि तुम आत्महत्या कर लेना वाला है ना, तो ऐसा कुछ नहीं। क्या है, जब कभी युद्ध हो तो तुम मुझे अपने साथ लेके जाओगे, मेरे लिए घर बनवाओगे और उसके बाद में मुझे राई नदी के पानी को लाकर दोगे, ठीक। तो लड़कों पहले अपन को घर बनवाना है ना, लेकिन ऐसे कोई नहीं मान रहा है, ठीक। तो पहले महल की अगर बात की जाए तो राजा मानसिंह तोमर जो ग्वालियर का महल है ना, ग्वालियर का राजमहल, इस महल के ठीक नीचे में, इस महल के ठीक नीचे में इस क्षेत्र में एक और महल बनवाते हैं जिस महल को गुजरी महल के नाम से जाना गया, क्योंकि जो निम्मी है ना वो गुर्जर समाज से संबंधित थी, इसलिए उनको गुजरी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने एक महल बनवाया जिसे गुजरी महल कहा गया, ठीक है। यहाँ तक में अब जो निम्मी है ना वो बहुत सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी, और उनकी आंखें बिल्कुल मृग की तरह, मतलब हिरणों की तरह थी। तो मृग की तरह आंखें होने के कारण राजा मानसिंह तोमर ने इनको नया नाम दिया जो कि था मृग नयनी, ठीक है। तो इस कारण से राजा मानसिंह तोमर और रानी मृग नयनी, ठीक। और इन दोनों की कहानी मिलती है एक उपन्यास में जिसका नाम है मृग नयनी, जो कि लिखा है वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा, ठीक है। परेशानी अब यहाँ पे ना देखो महल तो बना दिया है ना, दूसरा है राई नदी का पानी। तो उस समय में राजा मानसिंह तोमर ने उस समय में पाइपलाइन बिछा के राई नदी से पानी को महल तक लेकर आए, आगे समझो, ठीक। मतलब टेक्नोलॉजी हमारे पास उस टाइम में और हम अभी परेशान हो रहे थे आने वाले 100 सालों से पहले इतना परेशान हो रहे थे पानी की व्यवस्था। ये है हाथीपुर दरवाजा, ऐसे कहा जाता था कि महल के पिछला हिस्सा है ये, और यहाँ पर जो हाथी है वो आई साइड पे खड़े होकर बिगुल बजाते थे, इस कारण से इसका नाम हाथीपुर दरवाजा है। आगे बढ़िए, इस गाता जो सुनती है यह सिद्धांचल जैन गुफाएं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में जिस महल और जिस पहाड़ी पर महल स्थित है, जिस पहाड़ी को हम गोपगिरी पहाड़ी के नाम से या फिर गोपांचल पहाड़ी के नाम से जानते हैं, उसी पहाड़ी में आपको सिद्धांचल जैन गुफाएं देखने के लिए मिलती है। ये गुफाएं पत्थरों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं, मतलब यहाँ पे मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, बल्कि इस पूरे पहाड़ को काट कर ही मूर्ति का रूप दिया गया है, ठीक। इस प्रकार से आपको जैन गुफाएं यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। यहीं पर आपको 2 मंदिर मिलते हैं, पहला मंदिर है तेली का मंदिर और दूसरा मंदिर है सहस्त्र बाहु मंदिर, ठीक। तेली का मंदिर जो है ना, ये तेल के व्यापारियों के द्वारा इस मंदिर के निर्माण के लिए कुछ धन दिया गया था। इस मंदिर का निर्माण इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज के द्वारा करवाया गया था। फिर आता है अपना सहस्त्र बाहु मंदिर, जिसका निर्माण कच्छप घात वंश के राजा महीपाल के द्वारा करवाया गया था। और ये जो सहस्त्र बाहु मंदिर है ना, ये धीरे धीरे अपभ्रंश के रूप में सास बहु मंदिर में बढ़ गया।
ठीक, तो ग्वालियर के किले में आपको ये देखने के लिए मिलता है, ये क्या है, ये है महल का एक निचला हिस्सा, एक प्राइवेट रूम। ठीक, महल में जब पहले गुप्तचर आया करते थे तो उन गुप्तचरों को सीधे राजा से मिलने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि अगर मिलेंगे तो गुप्तचर पकड़े जाएंगे ना, है ना, तो वो राजा से डायरेक्ट नहीं मिल पाते थे। तो क्या होता था, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाती थी कि वो गुप्तचर यहाँ पर आए और अपनी बात यहाँ पर बोल दे। ठीक, और जब ये अपनी बात यहाँ पे बोल देता था तो होता क्या है, ये सामने से बोल आपको दिखाई पड़ता है कि पीछे से चाकी में एक एक पाइप। ठीक, और ये पाइप जो है ये जाकर राजा के अपने कक्ष में गिरती थी। और आपको पता है कि ध्वनि ट्रैवल करती है, एक जगह से पूरे दूसरी जगह सुनाई देता है। तो अगर गुप्तचर यहाँ से कुछ बोलते तो ये राजा के कक्ष में सुनाई देता। ठीक है, समझ में आ गया, है ना? तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वह आपको तोमर काल के अंतर्गत में देखने के लिए मिलती है, तोमर वंश के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। ये है आपका खूबसूरत ग्वालियर का किला, भारत का जिब्राल्टर। ठीक, इसी भारत के जिब्राल्टर के पीछे एक राजा मानसिंह तोमर के द्वारा अपना भी एक मंदिर महल बनवाया गया, जिसे हम मान मंदिर महल कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये मान मंदिर महल का हिस्सा है। और ये है गुजरी रानी का महल। ठीक, फिर आता है बुंदेला राजवंश। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बुंदेला राजवंश की बात करें तो इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो इस वंश की शुरुआत जो है ये वाला क्षेत्र बेटा बुंदेलखंड का क्षेत्र लगता है। ठीक है, टीकमगढ़, यहाँ पे आपको निवाड़ी देखने के लिए मिलेगा, छतरपुर का क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा, अलगा सा सागर भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो यह क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलता है। महाराजा छत्रसाल, ये नाम याद रखना है। महाराजा छत्रसाल का संबंध जो है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से रहा है। फिर आता है हमारा बघेलखंड का क्षेत्र। फिर आता है हमारा बघेलखंड का क्षेत्र। अब बघेलखंड की अगर हम बात करें तो बघेलखंड का क्षेत्र कहाँ पे स्थापित है, तो मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी, सिंगरौली वाला जो क्षेत्र लगता है ना, उस क्षेत्र को हम बघेलखंड का क्षेत्र कहते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको डिस्कस करना चाहिए। बघेलखंड की बात करें, इसकी स्थापना भीमदेव और विष्णुदेव के द्वारा की गई थी। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट हुई है कि ये जो है ना राजा मार्तंड सिंह, ठीक, लास्ट वाले हम दिखाई पड़ रहे हैं जो राजा मार्तंड सिंह और दूसरे राजा रामचंद्र सिंह, तो ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। कैसे, तो बघेलखंड के राजा राजा रामचंद्र देव, राजा रामचंद्र देव जो है ना बेटा, ये थे अकबर के संतान। ठीक, अब इम्पोर्टेंट क्या है, इनके पास में थे तानसेन। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका मूल नाम राम तनु पांडे था। इनके पिता का नाम मकरंद पांडे था। तो जब तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ है तो ये ग्वालियर के राजा के पास रहेंगे कि अकबर के पास, है ना? तो ये किसके पास थे, ग्वालियर सम्राट राजा रामचंद्र देव के पास में। अब क्या हुआ, राजा रामचंद्र देव के पास में तानसेन रहा करते थे। तानसेन विश्व के महान संगीतकारों में से
बढ़ने लगी और लोग तानसेन के बारे में जानने लगे और धीरे धीरे ये ख्याति इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि तानसेन के बारे में पूरे विश्व में और पूरे भारतवर्ष में बात हो रही। तो अब क्या किया गया, अब जो ये व्यक्ति है ना अकबर की एक आदत थी कि वह जो भी बेस्ट चीज होती थी उसको अपने पास रखना चाहता था। वो चाहता था कि भाई कुछ भी चीज हो ना मेरे पास होनी चाहिए। तो अब इसने क्या किया, अकबर ने बोला कि भाई मेरे को तो चाहिए। तो अब क्या किया जाए, तो सबसे बेस्ट अगर कोई संगीतकार भी है तो वो संगीतकार भी किसके दरबार में होना चाहिए, मेरे दरबार में होना चाहिए। तो अकबर कहता है कि मुझे तानसेन जो है यह व्यक्ति अपने दरबार में चाहिए। तो अकबर ने राजा रामचंद्र देव के दरबार में एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था जलाल खां फौजी। अब बोला कि भैया एक काम करो, ये तानसेन को तुम लेकर आओ, ठीक। और तानसेन नाम भी अकबर ने नहीं दिया है, यह नाम भी राजा रामचंद्र देव के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। तो जलाल खां फौजी जब वापस गया राजा रामचंद्र देव के दरबार में और उसने बोला भाई तानसेन को लेकर जाना है, तब तानसेन अकबर के दरबार में पहुंचे, ठीक। और इसी के कारण हम क्या देखते हैं कि तानसेन की जो कब्र है या जो समाधि है वो ग्वालियर में बनाई गई है, जहां उनका जन्म हुआ, ठीक है। अब आता है तानसेन के गुरु। तानसेन के गुरु जो है दो नाम आते हैं, पहले है स्वामी हरिदास और दूसरे हैं मोहम्मद गौस। और ये जो मोहम्मद गौस है ना बेटा, इन्हीं के साथ में तानसेन की समाधि ग्वालियर में स्थापित की गई है। मतलब तानसेन की समाधि है और उनके बगल में उनके गुरु मोहम्मद गौस की समाधि है, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, एक और शासक और राजा मार्तांड सिंह की मैं बात कर रही थी। तो राजा मार्तांड सिंह जो है ना, ये वो व्यक्ति है जिसने उस समय के इतिहास में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पहला सफेद बाघ पकड़ा, सफेद शेर, ठीक है, इन्होंने पकड़ा था, जिसका नाम था मोहन। इसे गोविंदगढ़ के किले पे इन्होंने रखा था अपने पास में, अपना पास। और इसी के कारण से मुकुंदपुर सतना में व्हाइट टाइगर सफारी शुरू की गई, क्योंकि व्हाइट टाइगर मिलने लगे। तो व्हाइट टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मुकुंदपुर सतना में स्थापित है, ठीक। बढ़िया। फिर आता है मध्य प्रदेश में गोंडवाना। मध्य प्रदेश में गोंडवाना वंश की स्थापना संग्राम शाह मडावी तो मध्य प्रदेश में गोंड वंश की स्थापना संग्राम शाह मडावी के द्वारा की जाती है। संग्राम शाह मडावी मध्य प्रदेश के क्षेत्र के 52 गढ़ों के उस समय में शासक थे, ठीक। बाबरगढ़ के क्या थे, शासक थे। बाबरगढ़ क्या होता है, जैसे कि आज हम देखते हैं ना कि अब छत्तीसगढ़ है, ठीक। छत्तीसगढ़ में क्या देख रहे हैं, एक रायपुर हो गया, एक बिलासपुर हो गया, एक सरगुजा हो गया, कोरिया हो गया, ठीक। ऐसे अलग अलग हमें जगह देखने के मिलते हैं। वैसे भी इन जिलों का छोटा रूप जो था वो गढ़ कहलाता था। तो एक ये जो है ना संग्राम शाह मडावी, ये अपने समय में 52 गढ़ों के शासक थे, मतलब इनके क्षेत्र में 52 गढ़ सम्मिलित थे। फिर आता है राजधानी। इनकी राजधानी जो थी ना वो गढ़ मंडला थी। इनकी राजधानी क्या है, इनकी राजधानी थी गढ़ मंडला, ठीक। तो गढ़ मंडला जो है इनकी राजधानी थी। प्रतापी शासक, इस वंश के सबसे प्रतापी शासक खुद संग्राम शाह मडावी और उसके बाद में इनकी बहू दुर्गावती, ठीक। फिर आता है प्रतापी शासक महारानी दुर्गावती।
घोड़ वंश की स्थापना यादव राय के द्वारा की गई ऐसा कहा जाता है, परंतु वास्तविक संस्थापक सदैव संग्राम शाह बटावी का ही रहे। ठीक, संग्राम शाह बटावी का एक बेटा था, उसका नाम था दलपत शाह। तो ये क्या इनके लिए कन्या ढूंढ रहे थे, तो इनको एक कन्या मिली जिससे विवाह करवाया गया। तो जो कन्या है वो कौन है, तो कन्या जो है ये है चंदेल वंश की कन्या। चंदेल वंश की कन्या, पिता का नाम कीर्ति सिंह चंदेल, कीर्ति सिंह चंदेल। इस कन्या का जन्म कालिंजर दुर्ग में हुआ, कालिंजर दुर्ग में हुआ। इस कन्या ने दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म लिया, इस कारण से इसका नाम दुर्गावती रखा गया और इसका विवाह राजा दलपत शाह के साथ में करवाया। आगे ठीक, आने वाले समय में संग्राम शाह बटावी की मृत्यु के पश्चात जो दलपत शाह है उनकी मृत्यु हो जाती है। और दलपत शाह की मृत्यु के पश्चात रानी दुर्गावती जो है वो काफी अकेले पड़ जाती है राज्य को संभालने के लिए, परंतु ये राज्य को संभालती है और ये अकबर के समकालीन। ऐसा माना जाता है कि विश्व में सौंदर्य की परिभाषा की बात की जाए तो हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी रानियां देखने के लिए मिली, जैसे कि रानी पद्मावती की बात करो, कमलावती की बात करो, हाड़ी रानी की बात करो, ठीक है, रानी दुर्गावती की बात करो, अवंती बाई की बात करो, तो ऐसी अलग अलग रानियां देखने के लिए मिली। अकबर ना जाने क्यों रानी दुर्गावती को हराना चाहता है। ठीक, अब कारण इसके अलग अलग किताबों में अलग अलग कारण मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि अकबर के पास ऐसा माना जाता है कि रानी दुर्गावती के पास 3 चीजें थी। पहला तो है उनका सेनापति जिसका नाम है आधार सिंह, और दूसरा है रानी दुर्गावती का फेवरेट हाथी जिसका नाम था श्रवण। ये ना सफेद हाथी था, ठीक है, श्रवण जिसे सरवन भी कहा जाता था। अकबर को ये सफेद हाथी चाहिए था और उनका सेनापति चाहिए था। तो अकबर ने चिट्ठी लिख के बोला होगा भाई मुझे सफेद हाथी और आपका सेनापति चाहिए, लेकिन रानी दुर्गावती ने मना कर दिया। तो रानी दुर्गावती ने मना कर देने के कारण अकबर और रानी दुर्गावती का युद्ध हुआ। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर है आगे? ठीक, तो रानी दुर्गावती का सेनापति का नाम है आधार सिंह और उनके जो हाथी है उनका नाम है शरबत और उनकी दासी का नाम है चेरी। ठीक, चेरी है ना। तो रानी दुर्गावती ने अपने सेनापति के नाम में आधार ताल मतलब आधार तालाब, दासी के नाम पे चेरी ताल और हाथी के नाम पे हाथी ताल बनवाया। रानी दुर्गावती के द्वारा जबलपुर में लगभग 50 तालों का ताल तराइयों का निर्माण करवाया गया। रानी दुर्गावती विश्व की महान शासिकाओं में से एक रही है। अकबर जैसे बड़े क्षेत्र का शासन जब यहाँ पे आकर आक्रमण करता है, ठीक, तो अकबर के आक्रमण के फलस्वरूप रानी दुर्गावती 2 बार अकबर की सेना को पराजित करती है। रानी दुर्गावती 2 बार अकबर की सेना को पराजित करती है। तीसरी बार, क्योंकि कब तक लड़ाई करेगा भाई, एक छोटा क्षेत्र का शासक, एक बहुत छोटे क्षेत्र की शासिका और एक पूरे भारतवर्ष का शासन, अगर ऐसे 2 लोगों के बीच में युद्ध हो तो हार तो एक तरीके से देखा जाए तो निश्चित है, परंतु रानी दुर्गावती ने अपने युद्ध कौशल की सहायता से अकबर को 2 बार परास्त कर दिया, 2 बार पराजित कर दिया। और तीसरी बार में जब अकबर की सेना के साथ में रानी दुर्गावती का पूर्ण युद्ध हुआ तो इस युद्ध में उनके गले में तीर लग जाने की वजह से वो इस युद्ध में आगे भाग नहीं ले पाए, उनको बहुत गहरी चोट आई, जिस वजह से उन्होंने अपनी कटार से क्या करी, स्वयं की हत्या करी। रानी दुर्गावती का घोड़ा जो था वो नरई नाला के क्षेत्र में फंसा था, जो कि बाद
वाले क्षेत्र में स्थित है और यहीं पर रानी दुर्गावती जो है मृत्यु हुई थी और इस कारण से यहीं पर उनकी समाधि को स्थापित किया गया जबलपुर के नरई नाला वाले क्षेत्र में। फिर आगे बढ़े। अब मध्य प्रदेश में ना सारे ही वंश जो है ऑलमोस्ट समाप्त तो हो जाते हैं। ठीक, जितने वंश हमारे एग्जाम के होते वो सारे हमने पढ़ लिए। अब आता है मालवा के राजवंश। मालवा के राजवंश हम कब पढ़ेंगे? जब हम आसपास के और क्षेत्रों को कवर कर लेंगे। अभी हमारा बीच का भाग भारतवर्ष में पूरा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद में हमें बात करना है पुष्यभूति के बारे में। इसके बाद में हम बात करेंगे कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में कि कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किस प्रकार से हुआ था। फिर हम बात करेंगे दक्षिण भारत के वंश जिनमें चोल, चालुक्य और पांड्य आते हैं। फिर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जो है लोहार वंश देखने को मिलता है उस बारे में, बंगाल के पाल वंश के बारे में,